जय हिंद दोस्तों। कैसे चल रही है आप लोग की प्री की तैयारी? सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि हमने 58 पेज का प्राचीन इतिहास का पीडीएफ दे रखा है और उसको कैसे पढ़ना है ये रणनीतिक सुधार के लिए सिर्फ बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा पढ़ के ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, यही नहीं केवल प्री की ही तैयारी नहीं है, यहाँ पे मेंस का भी कंसेप्ट बनेगा। तो कैसे पढ़ना है ये सिर्फ हम बताने जा रहे हैं कि वो पीडीएफ को कैसे पढ़ेंगे 58 पेज को। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं उसे डाउनलोड कर लें और उसको जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ें। और जो अभी तक नहीं जागे हैं प्री के लिए, उनके लिए एक लाइन बोलते हैं, निदा फाजली का ये लाइन है कि सर झुकाओ या कलम उठाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक ये खेल है सारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा। तो समझ लो, अभी टाइम है, उठ जाओ और पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। क्या है कि 58 पेज को कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब दूसरे पेज पे आप लोग आएंगे, दूसरा पेज में है क्या? भारतीय इतिहास का विभिन्न कालखंड दिया गया है। दोस्तों यकीन मानिए, इस कालखंड को रट जाइएगा, अच्छे से समझ के रट जाइएगा। इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकलेगा और ईयर वाइज रट जाइएगा। बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि 1558 ईस्वी में कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये हुआ था, तो किसने किया था? जब आपको आंसर कुछ भी सुधार के लिए बात कर दिया जाए कि 1558 में ये सुधार हुआ था, अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या कि 1558 हमारा किसके कालखंड की बात हो रही है? अगर जाएंगे 1558 के कालखंड की बात देखेंगे तो हो रही है किसकी बात? है, अकबर की बात हो रही है। अकबर की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आप लोग अकबर को वहां पे टिक करके आ जाएंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे वो कंफ्यूज होंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि यूपीएससी फैक्ट, यूपीपीसीएस फैक्ट जानती पूछती है और यूपीएससी जो फैक्ट आप जानते हो उसका विश्लेषण पूछती है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप जो जानते हो फैक्ट, उस पे आप आंसर निकाल सकते हो कि नहीं उसमें से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्या है कि यूपीएससी में आपने एक बात पढ़ा पीडीएफ से, क्या पढ़ा कि वैदिक काल तक, जितने वैदिक काल हैं, वैदिक काल तक आपको क्या मिल रहा है? वैदिक काल तक आपको कृषि में, कृषि में क्या हो रहा है? अधिशेष उत्पादन नहीं है। कृषि में क्या? अधिशेष उत्पादन नहीं है, मतलब कृषि के उत्पादन क्या है? कम है। और वैदिक के काल के बाद, वैदिक काल के बाद आप लोग जानते होंगे जो उत्तर काल आया था, वैदिक उत्तर काल। तो वैदिक उत्तर काल में क्या हुआ कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई। और ये भी जानते हैं ये रीजन क्या है? कृषि के उत्पादन के में वृद्धि होने का कारण क्या है? और वो फैक्ट है लोहा। जो आयरन है, वो आयरन का उपयोग होने लगा, लोहा का, जैसे हल बनने लगा। ठीक है, तो इससे उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे यूपीपीसीएस पूछेगा कि अधिशेष उत्पादन कब से दिखेगा, तो उसमें वैदिक उत्तर काल होगा तो आप मार के आ जाओगे। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा? पूछेगा
कि वैदिक काल तक हमें अकाल भुखमरी अकाल भुखमरी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब अकाल भुखमरी देखने को मिलता है, उसमें एक ऑप्शन है, ये सही है कि नहीं है? उसमें से 2-3 ऑप्शन होगा, तो कितने लोग कहेंगे कि अरे कहीं पढ़ाई नहीं है, अकाल भुखमरी। लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट जानने से हमारा क्या हो रहा है, ये आंसर क्लियर हो रहा है कि अकाल भुखमरी भी हमें दिखेगा, क्योंकि अधिशेष उत्पादन नहीं था। ठीक है, जब अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो ये हमको क्या होगा, अकाल भुखमरी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप लोग बताओ। वैसे ही आप लोग जब पढ़ने जाओगे, एक तो कालखंड बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, उसका उपयोग कहीं भी कर सकते हो। दूसरा क्या करना है आप लोग को, दूसरा ये करना है कि कालखंड के साथ साथ आप लोग को देखो, कभी भी किसी की भी विकास हो, चाहे संस्कृति की विकास कर लें या हम किसी चीज की विकास कहें, संस्कृति के विकास अगर हम देखते हैं, सॉरी, संस्कृति का विकास अगर हम देखें तो कैसे होगा, पहले सिंपल आएगा, सरल रूप आएगा, सरल रूप से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूप में जाएगा। अब ये चीज सब कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में भी हमारा चीजें जितने भी हैं, चाहे राजनीति की बात करें या आर्थिक की बात करें या हम सामाजिक बात करें, ये कैसा होगा, सामाजिक बात करें तो कैसा होगा, ये सरल से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स रूप में जाएगा, ये ऐसे होगा विकास। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि कैसे विकास हो रहा है, पढ़ तो रहे हैं आप लोग पीडीएफ, लेकिन उसमें सिंपल सिंपल सा दिया होगा कि राजनीतिक स्थिति ऐसी थी, आर्थिक स्थिति ऐसी थी, सामाजिक स्थिति ऐसी थी, और उसके बाद अगले कालखंड में जाएंगे तो उस समय की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक अलग अलग दिखेगा। लेकिन वो विकास वाकई सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो रहा है, तो क्या क्या चीजें एड ऑन हो रही हैं सरल में, वो आपको याद रखना है। अगर ये चीजें याद रखेंगे तो आपको मेंस में जो भी विश्लेषण करने के लिए आंसर आते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। और प्री में भी आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे, उसके हिसाब से रूल आउट कर देंगे कि ये नहीं हो सकता, तो बहुत मदद मिलेगा। क्या करना है कि थोड़ी आप लोग को रणनीतिक रूप से कैसे पढ़ना है, ये हमने बताया कि कालखंड देखेंगे और क्या चेंजेज हो रहे हैं हर एक कालखंड में वो देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग को विश्व के भी महत्वपूर्ण जो काल हुए हैं कि 1600 सदी में 16वीं सदी में क्या क्या हुआ था। जैसे 16वीं सदी में अगर राजनीतिक देखें तो सामंतवाद का पतन हुआ था और राष्ट्र राज का विकास होने लगा था। ये चीज लिंक है, जैसे ही सामंतवाद का पतन होगा, सामंतवाद आप लोग जानते होंगे, सामंतवाद जैसे ही पतन होगा, क्या है कि वो एकाधिकार लेके बैठे थे कृषि पे, और उस समय 16वीं सदी में कृषि ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा रीढ़ था कहें तो अगर सामंतवाद का पतन होगा तो आदमी स्वतंत्र रूप से सोचना चाहेगा, और जब सोचेगा तो उसके ऊपर कोई, मतलब कहते हैं ना कि एक शासक होगा और दूसरा शासित ग्रुप होता है। जब शासक ग्रुप क्या होगा, कमजोर होगा, तो शासित ग्रुप का
जो अधिकार होगा वो बढ़ जाएगा, तो वहां पे राष्ट्र राज्य का विकास होगा। वैसे ही आर्थिक में क्या हुआ कि जितनी भौगोलिक खोजें हुए, विस्तार हुआ, जैसे भौगोलिक खोजें जो हुआ, इंडिया का खोज हुआ, अमेरिका का हुआ, तो वो खोज का विस्तार हुआ तो उस देश के साथ व्यापार होने लगा। 16वीं सदी की बात हो रही है ये। तो ऐसे ऐसे आप लोग को क्या करना है कि माइंड में कंसेप्ट बैठाना है। ये ऐसा नहीं है कि ये फालतू के दिए गए हैं। जैसे कि आप अगर बात करें 19वीं सदी में इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, और यहाँ से नौ साम्राज्यवाद का विकास हुआ। तो ये नौ साम्राज्यवाद का मतलब क्या कि जो भी औपनिवेशिक शासक थे या उपनिवेश बनाए थे, उस उपनिवेश में क्या करेंगे कि वो उसको यूज करेंगे बाजार के रूप में और कच्चे मटेरियल के रूप में। कच्चे मटेरियल भी लेंगे और जो वहां से औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां से जो सामान बनेगा वो लाके फिर से इसको बाजार के रूप में यूज करेंगे उस देश को। तो ये नौ साम्राज्यवाद की बात होती है। ऐसे ही 20वीं सदी में क्या क्या है, ये एक मोटा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। ये होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो 18वीं जो सदी थी उसके मध्य में हुआ था, 1750 वगैरह के करीब में। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है, बहुत मदद करेगी। हिस्ट्री देखिए अथाह है, हमें पढ़ना है सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए, हमें पीएचडी नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो पीडीएफ पढ़ने जाएं तो ये फिर से बोल रहा हूँ कि सामाजिक में क्या क्या चेंजेज हुए उस चीज को फाइंड करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कोई भी चीज विकास होता है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें कि राजनीतिक व्यवस्था वैदिक काल में कैसी थी, सामूहिक थी। जैसे ट्राइबल का दिखता है वैसे थी, सामूहिक भूमि पे अधिकार था। लेकिन जैसे ही अगले कालखंड में जाएंगे तो सामूहिक से क्या हो जाएगा, व्यक्ति का आ जाएगा। तो ये चीजें फाइंडिंग करनी है आप लोग को, क्या चेंजेज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एक बार पीडीएफ को देखिए, 58 पेज है। अगर एक दिन में 10 पेज भी पढ़ेंगे तो 6 दिन में एंशिएंट खत्म होगा। और 6 दिन में एंशिएंट खत्म होगा, 10 पेज तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन करेंगे। और ये 58 पेज का क्या करिए, प्रिंट आउट करिए, ठीक है, और एंशिएंट पढ़ जाइए। एंशिएंट पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन मिलता है इससे रिलेटेड कर जाइए। हो सकता है नहीं आता हो, कुछ नया फैक्ट मिले उस कालखंड में, उस जगह, आप उसको बगल में लिख लें पेन से कि आपको याद रहेगा। तो 58 पेज में एंशिएंट का आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन करते जाएं, 10 दिन में पढ़ते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। जो नहीं आ रहा है उस टॉपिक के या उस चैप्टर के अगल बगल लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, हमें नहीं आया। तो आपका एक ओवरऑल एंशिएंट हिस्ट्री का क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। बस इतना कर रहे हैं कि जो हमने बताया है उस हिसाब से पढ़िए। बहुत आसान है प्री निकालना और मेंस निकालना। बस अपने आप पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इधर उधर के चक्कर में आप 10 मटेरियल लेके पढ़ने से अच्छा है कि एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ें, उसको एनालाइज करें कि कैसे क्या हो रहा है, वो ज़्यादा मदद करेगा। और अथाह आप ले लें, कितना ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसको लोड नहीं दे सकते हैं। जितना कम में उसको सोचने के लिए मजबूर करेंगे वो ज़्यादा आउटपुट देगा, रेदर देन कि ज़्यादा मटेरियल उसके ऊपर ठूस दें। तो थैंक यू, आप लोग पढ़ें और जिस हिसाब से बताया है, जिस रणनीति के रूप में हमने बताया है वैसे पढ़ें। 58 पेज 6 दिन में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़ते जाइए और एंशिएंट को रख दीजिए और उसका रिवीजन आधे आधे घंटे में करते रहिए। तो एक पोर्शन तो तैयार हो जाएगा।
रही बात आगे की, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आ, आगे की हम क्या करेंगे, पॉलिटी सब लोग पढ़े होंगे, हम सिर्फ वही बताएंगे पॉलिटी में। ये नहीं कि रामायण कहानी एग्जैक्ट वही पॉइंट बताएंगे जो क्वेश्चन आता है या आपको कंफ्यूज करता है। बस वो भी 5 या 10 वीडियो में हम 15-20 मिनट में आप लोग अपना पढ़ते रहें, और उसी बीच में 15-20 मिनट का जो वीडियो होगा देख लीजिए। और यकीन मानिए, इसके इतर मत जाइएगा, जो आप लोग के पास मटेरियल है उसको बार बार पढ़िए। मैं ये बार बार मैसेज कर रहा हूँ इस ग्रुप में कि आप लोग वही मटेरियल पढ़िए जो आपके पास है, इधर उधर से इकट्ठा नहीं करिए। और जिन लोग के पास नहीं है, यहाँ से मटेरियल दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से कुछ बताया जाएगा, सिर्फ उतने पे फोकस रहें, ज़्यादा नहीं करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए आप लोग अच्छे से।